मेरा नाम समय है। आज जब मैं पीछे मुड़कर 1990 की उन यादों को कुरेदता हूँ, तो ठंडी रातों में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और उस वक्त एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क की नौकरी करता था। हम 3 यार थे, मैं, विजय और अंकुर। विजय थोड़ा मनमौजी था, एडवेंचर का शौकीन। अंकुर शांत था, चश्मा पहनता था और हर चीज में लॉजिक ढूंढता था। हम तीनों ने बचपन से साथ में गलियों में क्रिकेट खेला था और 1990 की उस सर्दियों की छुट्टियों में हमने तय किया कि हम हिमाचल की वादियों में कुछ दिन बिताएंगे। उस दौर में पहाड़ों पर आज जैसी भीड़ नहीं थी, न मोबाइल फोन थे, न हर मोड़ पर होटल। हमारे पास बस एक नक्शा था और विजय के एक पुराने जानकार का दिया हुआ एक पता। 14 अक्टूबर 1990। हम कालका से सुबह की बस पकड़कर कसौली की ओर निकले। चीड़ और देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरती वो घुमावदार सड़कें जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही एकांत वाली भी। शाम के 5 बजते बजते सूरज पहाड़ों के पीछे छिप गया और एक अजीब सी धुंध ने पूरे रास्ते को अपनी आगोश में ले लिया। भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है, अंकुर ने बस की खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। कोहरे की वजह से बाहर बस सफेद चादर दिख रही थी। अरे डर मत अंकुर, पहाड़ों का असली मजा ही एकांत में है। बस कुछ देर और फिर हम उस पुराने बंगले में होंगे, विजय ने उत्साह से कहा। बस ने हमें परवाणू और कसौली के बीच एक कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां से हमें करीब 2 किलोमीटर पैदल चलना था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, चीड़ के पत्तों की सरसराहट ऐसी लग रही थी जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। रोशनी के नाम पर हमारे पास 2 टॉर्च और एक केरोसिन वाली लालटेन थी। करीब 6:45 बजे घने जंगलों के बीच वह घर हमें दिखाई दिया। वह 2 मंजिला ढांचा था। नीचे का हिस्सा पत्थरों का बना हुआ और ऊपर का हिस्सा पुरानी लकड़ी का। उस बंगले के चारों तरफ लोहे की एक जंग लगी हुई बाड़ थी। मुख्य द्वार पर एक लकड़ी की तख्ती लटकी थी जिस पर धुंधला सा लिखा था, नीलगिरी विला 1920। यही है वो जगह, विजय ने गहरी सांस लेते हुए कहा। घर के सामने का बगीचा झाड़ियों से भर गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे जूतों की आवाज भी गूंज रही थी। जैसे ही हम मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, हमें एक अजीब बात महसूस हुई। दरवाजा दिखने में बहुत भारी और सागवान की लकड़ी का बना था, जिस पर बारीक नक्काशी की गई थी। विजय ने आगे बढ़कर कुंडी खटखटाई। कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा कोशिश की और इस बार जैसे ही उसने हाथ लगाया, दरवाजा धीरे से अंदर की ओर खुल गया। वह बिना किसी आवाज के खुला, जैसे कोई अंदर खड़ा होकर उसे खींच रहा हो। लगता है केयरटेकर अंदर ही है, पर सो गया होगा, मैंने कहा। हालांकि मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर रही थी। अंदर कदम रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका हमारे चेहरे से टकराया। घर के अंदर की गंध बहुत अजीब थी। पुरानी किताबों, सूखी लकड़ी और किसी सड़ी हुई चीज का मिला जुला एहसास। हॉल काफी बड़ा था। बीच में एक पुरानी मेज रखी थी और दीवारों पर काली पड़ चुकी कुछ पेंटिंग्स लगी थी। 1990 में बिजली की समस्या पहाड़ों में बहुत थी। हमने अपनी लालटेन जलाई। लालटेन की पीली रोशनी में घर की परछाइयां दीवारों पर नाचने लगी। यार विजय, यहाँ तो बहुत भूल है। ऐसा लग रहा है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया, अंकुर ने अपनी उंगली मेज पर फेरते हुए कहा, जिस पर धूल की मोटी परत जमा थी। अरे भाई, पुराने बंगले ऐसे ही होते हैं। थोड़ा झाड़ पोंछ करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, विजय ने लापरवाही से कहा और अपना बैग सोफे पर फेंक दिया। हमने हॉल के कोने में ही अपना अड्डा जमाने का फैसला किया। हमने घर से लाई हुई पुड़ियां और अचार निकाला। सन्नाटे को तोड़ने के लिए हमने बातें शुरू की, लेकिन हर बार जब हम चुप होते, तो ऐसा लगता जैसे घर की छत से कोई हमें देख रहा है। रात के करीब 10 बजे होंगे। हम तीनों सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक ऊपर की मंजिल पर कुछ गिरने की आवाज आई। हम तीनों चौंक गए। ये क्या था? अंकुर फुसफुसाया। शायद कोई बिल्ली होगी या बंदर, मैंने खुद को तसल्ली देते हुए कहा। तभी ऊपर की मंजिल से कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई गीले पैरों से ऊपर के बरामदे में चल रहा हो। आवाज एकदम साफ थी। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। विजय ने अपनी टॉर्च उठाई। जो भी है, मैं देख कर आता हूँ। तुम लोग यहीं रुको। नहीं विजय, अकेले मत जाओ, हम साथ चलेंगे, मैंने कहा।
हम तीनों धीरे धीरे उन लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ लकड़ी ऐसी आवाज कर रही थी जैसे कोई कराह रहा हो। ऊपर पहुंचते ही हमने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। वहां 3 कमरे थे, 2 कमरे बंद थे और तीसरे कमरे का दरवाजा आधा खुला था। हमने उस कमरे के अंदर झांका। वहां एक पुरानी नक्काशीदार कुर्सी रखी थी। वह कुर्सी धीरे धीरे हिल रही थी। कमरे की खिड़की बंद थी, हवा का कोई नामोनिशान नहीं था। फिर वो कुर्सी कैसे हिल रही थी? अंकुर ने टॉर्च की रोशनी नीचे जमीन पर डाली। वहां गीले पैरों के निशान थे, जो खिड़की से शुरू होकर उस कुर्सी तक जा रहे थे। पर निशान सिर्फ आने के थे, वापस जाने के नहीं। यहाँ से चलो, अंकुर ने डर के मारे मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। हम लगभग भागते हुए नीचे हॉल में आए। हमारा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाई, ये जगह ठीक नहीं है। सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, विजय ने इस बार गंभीर होकर कहा। उसने आगे बढ़कर मुख्य दरवाजे को बंद किया और उसकी भारी लोहे की सांकल चढ़ा दी। इतना ही नहीं, उसने सुरक्षा के लिए एक भारी लकड़ी का लट्ठा भी दरवाजे के हैंडल में फंसा दिया। अब कोई अंदर नहीं आ पाएगा। उसने एक लंबी सांस ली। रात के 2 बजे सन्नाटा और गहरा हो गया था। लालटेन की रोशनी कम होने लगी थी। मैं और विजय हल्की नींद में थे, लेकिन अंकुर जाग रहा था। अचानक अंकुर ने हमें झकझोर कर जगा दिया। सुनो, बाहर कोई है, उसने कांपते हुए कहा। हमने कान लगाकर सुना। दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खुरच रहा था, जैसे कोई अपने नाखूनों से लकड़ी को छील रहा हो। फिर एक भारी, फटी हुई आवाज आई, जो हवा की सरसराहट जैसी लग रही थी। बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। हम तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज घर के अंदर से आ रही थी या बाहर से, समझ नहीं आ रहा था। विजय गुस्से और डर के मारे चिल्लाया, कौन है वहां? निकल जाओ यहाँ से। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे पर डाली। तभी हमने वो देखा जिसे देखकर हमारी रूह कांप गई। दरवाजे की सांकल, जो विजय ने खुद लगाई थी, वो धीरे धीरे अपने आप ऊपर उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे खोल रहा हो। नहीं, विजय दरवाजे की तरफ भागा और सांकल को अपने हाथों से दबाने लगा। समय, अंकुर, जल्दी आओ, इसे पकड़ो। हम दोनों भी भागे। हमने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि सांकल न खुले। तभी बाहर से जोरदार धक्का पड़ा। दरवाजा हिला, पर खुला नहीं। फिर अचानक सब शांत हो गया। चला गया, अंकुर ने हाफते हुए पूछा। विजय ने पसीना पोंछा और बोला, मुझे नहीं पता क्या था वो, पर अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो, कसौली बस स्टैंड वापस चलते हैं। अंधेरे में चलना इस घर में रहने से बेहतर है। विजय ने कांपते हाथों से सांकल हटाई। उसने लकड़ी का लट्ठा निकाला। उसने दरवाजे का पीतल का हैंडल घुमाया और उसे अपनी तरफ खींचा। दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर लगाया, शायद अटक गया है। उसने दोबारा पूरी ताकत से खींचा। दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। मैंने और अंकुर ने भी विजय की मदद की। हमने हैंडल पकड़कर अपनी पूरी जान लगा दी। 1990 के उस दौर में हम जवान थे, हटे कट्टे थे, पर वो लकड़ी का दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे उसे पीछे से वेल्ड कर दिया गया हो। ये कैसे हो सकता है? सांकल खुली है, ताला है नहीं, फिर ये खुल क्यों नहीं रहा? अंकुर की आवाज में रोना आ गया था। तभी विजय ने दरवाजे के नीचे के गैप की तरफ टॉर्च मारी। वहां से कोई काला, गाढ़ा और बदबूदार तरल पदार्थ अंदर रिस रहा था। और तभी उस बंद दरवाजे के पीछे से वही आवाज दोबारा आई। इस बार वो हंस रही थी। कोशिश मत करो बेटा, इस घर का नियम है। यहाँ का दरवाजा अंदर से खुलता ही नहीं। जो एक बार अंदर आ गया, वो इस घर का हिस्सा बन गया। हम तीनों पीछे हट गए। हमने देखा कि हॉल की दीवारें अब धीरे धीरे पास आ रही थी, और ऊपर की मंजिल से उन गीले कदमों की आवाज अब सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। यह उस खौफनाक रात का दूसरा पहर था। हम तीनों, मैं, विजय और अंकुर, उस भारी सागवान के दरवाजे के सामने बेबस खड़े थे। 1990 की वह सर्द रात अब हमारे जिस्मों में बर्फ की तरह जमने लगी थी। बाहर हिमाचल की बर्फीली हवाएं चल रही थी, लेकिन उस घर के अंदर की हवा में एक अजीब सी सड़ांध और गर्मी बढ़ती जा रही थी। विजय, जो हम तीनों में सबसे ज्यादा साहसी था, अब पागलों की तरह दरवाजे के हैंडल को झटक रहा था। उसके हाथों की नसें फूल चुकी थी। ये मुमकिन ही नहीं है।
कोई दरवाजा ऐसे कैसे जाम हो सकता है, विजय चिल्लाया। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। अंकुर ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च की रोशनी दरवाजे के कोनों पर डाली। विजय देख, ये दरवाजा लकड़ी का है ही नहीं, देख इसे गौर से। मैंने और विजय ने पास जाकर देखा। टॉर्च की पीली रोशनी में वह लकड़ी अब मांस की तरह दिखाई दे रही थी। दरवाजे के रेशे किसी नसों की तरह धड़क रहे थे। वह काला गाढ़ा तरल पदार्थ जो नीचे से रिस रहा था, अब धीरे धीरे दरवाजे की दरारों से ऊपर की ओर चढ़ने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह घर जीवित हो उठा हो और वह दरवाजा उसकी त्वचा का हिस्सा बन गया हो। तभी हमारे कानों में वही आवाज गूंजी। ऊपर की मंजिल से उन गीले कदमों की आवाज अब सीढ़ियों के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी। लालटेन की लौ थरथराने लगी थी, मानो उसे भी आने वाले खतरे का आभास हो गया हो। खिड़की, हमें खिड़की तोड़नी होगी, मैंने चिल्लाकर कहा। हम हॉल की दाईं ओर बनी बड़ी खिड़की की तरफ भागे। विजय ने पास पड़ी लकड़ी की एक भारी मेज उठाए और पूरी ताकत से खिड़की के कांच पर दे मारी। कांच टूटने की आवाज हुई, लेकिन जो हमने देखा उसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। कांच के पीछे लकड़ी के शटर नहीं थे, न ही लोहे की ग्रिल थी। कांच के पीछे पत्थर की एक ठोस दीवार थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ईंट और गारे से उस खिड़की को रातों रात चुन दिया हो। ये क्या बकवास है? जब हम बाहर से आए थे तब तो यहाँ खिड़कियां दिख रही थी। अंकुर का गला रुंध गया। वो फर्श पर बैठ गया, उसका तर्क अब जवाब दे चुका था। वो भ्रम था अंकुर, ये पूरा घर एक छलावा है, मैंने भारी मन से कहा। अचानक लालटेन बुझ गई। पूरा हॉल घुप अंधेरे में डूब गया। बस हमारी दो टॉर्च की पतली रोशनी उस अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। सीढ़ियों के पास से एक ठंडी सरसराहट आई। हमने अपनी टॉर्च की रोशनी वहां घुमाई। सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर एक साया खड़ा था। वह लंबा था, बहुत लंबा। उसने एक पुराना फटा हुआ कोट पहन रखा था जो 1920 के दौर का लग रहा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि वहां सिर्फ एक गहरा गड्ढा था जिसमें से वही काला तरल पदार्थ बह रहा था। तुम कौन हो? विजय की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी टॉर्च उस साए पर टिकाए रखी। वह साया नहीं हिला। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और ऊपर की मंजिल की ओर इशारा किया। उसने बुलाया है, मालिक इंतजार कर रहे हैं। उस साए की आवाज हमारे दिमाग के अंदर गूंजी। वह बोल नहीं रहा था, वह हमारे विचारों में जहर घोल रहा था। हम कहीं नहीं जा रहे, हमें बाहर जाने दो, विजय ने चिल्लाते हुए अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला। वह डर में इंसान की आखिरी प्रतिक्रिया थी, लड़ना। वह साया अचानक गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में विलीन हो जाता है। हॉल में फिर से सन्नाटा छा गया, लेकिन अब वह सन्नाटा और भी भारी था। हॉल में रुकना सुरक्षित नहीं है। अगर वह दरवाजा नहीं खुल रहा तो शायद रसोई के पीछे का कोई रास्ता हो, मैंने सुझाव दिया। 1990 के उन पुराने बंगलों में अक्सर पीछे की तरफ एक छोटा दरवाजा होता था जिसे सर्वेंट एग्जिट कहते थे। हम दीवार का सहारा लेते हुए रसोई की ओर बढ़े। रसोई घर के पिछले हिस्से में थी। वहां पहुंचते ही बदबू इतनी तेज हो गई कि हमें अपने मुंह पर रुमाल बांधना पड़ा। रसोई की स्लैब पर कुछ बर्तन रखे थे, लेकिन उनमें खाना नहीं था। उनमें पुराने कपड़े और इंसानी बाल भरे हुए थे। अंकुर रसोई की खिड़की की तरफ बढ़ा, जो आकार में काफी छोटी थी। समय, विजय यहाँ देखो। वह खिड़की खुली थी। बाहर की ताजी हवा अंदर आ रही थी। हमारी जान में जान आई। मैं पहले निकलता हूँ, फिर तुम दोनों को हाथ दूंगा, विजय ने कहा। वह फुर्ती से स्लैब पर चढ़ा और अपना आधा शरीर खिड़की से बाहर निकाल दिया। लेकिन अगले ही पल विजय की एक ऐसी चीख निकली जिसने हमारे खून को सुन्न कर दिया। विजय, क्या हुआ? मैंने उसका पैर पकड़कर खींचने की कोशिश की। मेरा हाथ, समय, मेरा हाथ छोड़ो, कोई मुझे खींच रहा है। विजय पागलों की तरह छटपटाने लगा। अंकुर और मैंने मिलकर विजय की कमर पकड़ी और उसे अंदर खींचने की कोशिश की। विजय का आधा शरीर बाहर था और आधा अंदर। बाहर अंधेरे में कुछ था, कुछ बहुत ताकतवर। अचानक विजय का शरीर ढीला पड़ गया। हमने उसे पूरी ताकत से अंदर खींचा और वह फर्श पर आ गिरा। उसकी टॉर्च टूट चुकी थी। जब हमने अपनी टॉर्च की रोशनी विजय पर डाली तो हमारी चीख निकल गई। विजय का दाहिना हाथ कोहनी के पास से गायब था। वहां कोई घाव नहीं था, कोई खून नहीं बह रहा था।
बस कोहनी के पास की खाल ऐसे बंद हो गई थी जैसे वहां कभी हाथ था ही नहीं। विजय सदमे में था, वह बस शून्य में देख रहा था। मेरा हाथ वहां रह गया, वो बुदबुदा रहा था। हमने खिड़की की तरफ देखा। वह खिड़की अब गायब हो चुकी थी। वहां भी अब सिर्फ ठोस पत्थर की दीवार थी। हम वापस भागकर हॉल के मुख्य दरवाजे के पास आए। विजय दर्द और सदमे में कराह रहा था। अंकुर पूरी तरह टूट चुका था और फूट फूट कर रो रहा था। समय, हम यहाँ मर जाएंगे। ये घर हमें खा रहा है, अंकुर ने सिसकते हुए कहा। मैंने उस भारी दरवाजे को फिर से देखा। वही काला तरल अब फर्श पर एक घेरा बना चुका था। मुझे अचानक विजय के उस रिश्तेदार की याद आई जिसने हमें यहाँ भेजा था। उसने कहा था, नीलगिरी विला में सुकून मिलेगा, ऐसा सुकून जो कभी खत्म नहीं होगा। हमें अब समझ आया कि सुकून का मतलब क्या था। तभी हॉल के बीचों बीच रखी वो मेज अपने आप हिलने लगी। दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीरें जमीन पर गिरकर टूटने लगी। उन तस्वीरों के पीछे की दीवारों पर हजारों नाम खुदे हुए थे। वो नाम उन लोगों के थे जो शायद हमारे पहले यहाँ आए थे। अचानक मुख्य दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई, लेकिन इस बार आवाज बाहर से नहीं, दरवाजे के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई लकड़ी के अंदर फंसा हुआ हो और बाहर निकलना चाहता हो। बचाओ, हमें बचाओ। वह आवाज विजय की थी, लेकिन विजय तो मेरे बगल में बैठा था। मैंने मुड़कर विजय की तरफ देखा। वो हमें ही देख रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। उसके गले पर वही काला निशान उभर रहा था। दरवाजे के अंदर से फिर आवाज आई, अंदर से मत खोलो, अंदर से मत खोलो। मेरा दिमाग चकराने लगा। क्या हम वाकई अंदर थे, या हम पहले ही उस घर का हिस्सा बन चुके थे और हमारा शरीर सिर्फ एक भ्रम था। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज फिर शुरू हुई। इस बार वो आवाज सीढ़ियों पर नहीं थी, वो बिल्कुल हमारे पीछे थी। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत जुटाई। मेरे पीछे अंकुर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। उसने अपना हाथ उठाया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए बोला, समय, दरवाजा खुल रहा है। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजा वाकई धीरे धीरे खुल रहा था। बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दूर पहाड़ियों के बीच चांद चमक रहा था। आजादी बस चंद कदम दूर थी। विजय, उठो, भागो। मैंने विजय को सहारा देकर उठाया। हम तीनों दरवाजे की तरफ लपके। जैसे ही मेरा पैर उस दहलीज पर पड़ा, मुझे एहसास हुआ कि बाहर का नजारा वह नहीं था जहां से हम आए थे। बाहर कसौली की पहाड़ियां नहीं थी। बाहर वही हॉल था, वही मेज थी और वही टूटी हुई लालटेन थी। हम बाहर निकलकर भी उसी घर के अंदर वापस आ गए थे। दरवाजा हमारे पीछे धड़ाम से बंद हो गया, और इस बार उस पर कोई हैंडल नहीं था। अंदर की तरफ से वह पूरी तरह सपाट और चिकनी दीवार बन चुका था। तभी अंधेरे से वही फटी हुई आवाज फिर गूंजी। मैंने कहा था ना, यहाँ का दरवाजा अंदर से खुलता ही नहीं, क्योंकि यहाँ अंदर और बाहर में कोई फर्क ही नहीं है। हम उस अनंत चक्र में फंस चुके थे। जैसे ही हमने सोचा कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम वापस उसी धूल भरे हॉल में खड़े थे। विजय फर्श पर पड़ा अपने उस हाथ की जगह को सहला रहा था जो अब था ही नहीं, और अंकुर की सफेद आंखें धीरे धीरे वापस सामान्य तो हो रही थी, लेकिन उनमें अब कोई चमक नहीं बची थी। 1990 की वह सर्द रात अब एक ऐसी जेल बन चुकी थी जिसकी दीवारें पत्थर की नहीं, बल्कि हमारे अपने डर की बनी थी। समय, हम मर चुके हैं क्या? अंकुर की आवाज किसी टूटे हुए रेडियो की तरह खड़खड़ा रही थी। नहीं अंकुर, अगर मर गए होते तो ये दर्द महसूस नहीं होता, मैंने जवाब दिया। हालांकि मेरा अपना हौसला भी जवाब दे रहा था। हॉल की दीवारें अब पहले से ज्यादा करीब महसूस हो रही थी। लालटेन की लौ, जो पहले बुझ गई थी, अब बिना तेल के नीली रोशनी के साथ अपने आप जल उठी थी। उस नीली रोशनी में घर का नजारा बदल गया। दीवारों पर लगा पलस्तर उखड़ने लगा था, और उसके नीचे इंसानी हड्डियां और बाल साफ दिखाई दे रहे थे। ये घर ईंट पत्थर का नहीं, अवशेषों का बना था। अचानक विजय, जो अब तक सदमे में था, सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जो डराने वाली थी। वो हमें बुला रहा है, विजय ने कहा। उसकी आवाज उसकी अपनी नहीं लग रही थी। कौन विजय? कौन बुला रहा है? मैंने उसके कंधे पकड़कर झकझोरा। नीलगिरी का राजा। वह कहता है कि हमारा समय पूरा हो चुका है। विजय ने सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए।
उसका पैर अब जमीन पर नहीं पड़ रहा था, वह हवा में कुछ इंच ऊपर तैर रहा था। विजय रुको। मैं और अंकुर उसके पीछे भागे। हमें पता था कि ऊपर जाना मौत के मुंह में जाने जैसा है, लेकिन हम विजय को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। हम उन चीखती हुई सीढ़ियों पर वापस चढ़े। इस बार सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। हमने 10, 20, 50 सीढ़ियां चढ़ी, जबकि घर सिर्फ 2 मंजिला था। अंत में हम उसी गलियारे में पहुंचे जहां वह हिलती हुई कुर्सी वाला कमरा था। इस बार दरवाजा पूरा खुला था। कमरे के अंदर से एक तेज सुनहरी रोशनी आ रही थी, जो बाहर के नीले अंधेरे से बिल्कुल अलग थी। कमरे के अंदर का नजारा देखकर हम ठिठक गए। वह कमरा 1990 का नहीं लग रहा था। वहां सब कुछ नया था। मखमली पर्दे, चमकती हुई मेज और ताजी शराब की खुशबू। कमरे के कोने में एक ग्रामोफोन बज रहा था, कोई पुराना अंग्रेजी गाना। मेज के पीछे एक आदमी बैठा था। उसने काले रंग का 3 पीस सूट पहन रखा था। उसके बाल सलीके से संवरे हुए थे, लेकिन जब उसने सर उठाया तो हमें एहसास हुआ कि उसका चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 जलते हुए अंगारे थे। बैठो समय, बैठो अंकुर। विजय तो पहले ही मेरा हो चुका है। उस आदमी ने हाथ के इशारे से कुर्सियों की ओर इशारा किया। विजय चुपचाप जाकर उस हिलती हुई कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, लकड़ी की वो कुर्सी विजय के शरीर में धंसने लगी। विजय ने चीखने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकली। वह कुर्सी अब विजय का हिस्सा बन रही थी। तुम कौन हो और तुमने हमें यहाँ क्यों फंसाया है? मैंने अपनी मुट्ठियां भींचते हुए पूछा। वह आदमी हंसा। मेरा नाम एडवर्ड है। 1920 में मैंने ये बंगला बनाया था। मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ सुकून से रहने आया था, पर उन पहाड़ी मजदूरों ने उन्होंने मुझे इसी घर की नींव में जिंदा चुन दिया। उन्हें लगा कि मैं यहाँ मर जाऊंगा, पर मैं नहीं मरा। मैं इस घर की रूह बन गया। अंकुर ने हिम्मत जुटाकर पूछा, पर हमारा क्या कसूर है? कसूर? एडवर्ड ने अपनी अंगारे जैसी आंखें अंकुर पर टिका दी। कसूर सिर्फ इतना है कि तुम जिंदा हो। इस घर को जिंदा रहने के लिए जिंदा रूहों की जरूरत होती है। हर 60 साल में ये घर अपना दरवाजा खोलता है। पिछला शिकार 1930 में हुआ था और अब 1990 मेरा साल है। तभी मुझे याद आया कि नीचे दरवाजा अंदर से नहीं खुल रहा था। मैंने एडवर्ड की आंखों में देखकर कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम इतने ही ताकतवर होते तो हमें सीधा मार देते। तुम खेल रहे हो क्योंकि तुम हमें डराना चाहते हो। डर ही तुम्हारी ताकत है। एडवर्ड के चेहरे का मोम और तेजी से पिघलने लगा। तुम समझदार हो समय, लेकिन समझदारी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा सकती। यहाँ का दरवाजा अंदर से इसलिए नहीं खुलता क्योंकि यहाँ कोई अंदर है ही नहीं। तुम मेरी यादों में कैद हो। अचानक कमरे की दीवारें पिघलने लगी। मखमली पर्दे जलकर राख होने लगे। ग्रामोफोन से निकलने वाला संगीत अब इंसानी चीखों में बदल गया था। भागो अंकुर। मैंने अंकुर का हाथ पकड़ा और हम कमरे से बाहर गलियारे की तरफ भागे। विजय को साथ लेना होगा, अंकुर चिल्लाया। हमने मुड़कर देखा, पर वहां अब कोई विजय नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी टूटी हुई लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी, जिसका एक पैर इंसान की बाह जैसा दिख रहा था। विजय उस घर का फर्नीचर बन चुका था। हम गलियारे में भाग रहे थे, पर वह खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मुझे दीवार पर एक छोटी सी दरार दिखी। वह दरार ईंटों की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पुराने कागज को फाड़ दिया हो। अंकुर, यहाँ इस दरार के अंदर कूदो। पर ये कहाँ जाती है? कहीं भी जाए, एडवर्ड की यादों से तो बेहतर होगी। हमने उस दरार में छलांग लगा दी। हम किसी अंधेरे कुएं में गिर रहे थे। गिरते वक्त मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर भारी होता जा रहा है। जब मेरी आंखें खुली तो हम घर के तहखाने में थे। यहाँ की हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल था। चारों तरफ पुरानी बोतलों और जंजीरों का ढेर था, और सामने एक दीवार थी जो हाल ही में बनाई गई लग रही थी। हालांकि उस पर 1920 की तारीख खुदी थी। दीवार के अंदर से खुरचने की आवाज आ रही थी। समय देखो। अंकुर ने दीवार के एक कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटा सा सुराख था। जब मैंने उसमें झांका तो मेरी रूह कांप गई। दीवार के अंदर एक आदमी का कंकाल खड़ा था और उसके हाथ अभी भी दीवार को खुरच रहे थे। वह एडवर्ड नहीं था, वह कोई और था। उस कंकाल के गले में एक लॉकेट लटका था।
मैंने हिम्मत करके हाथ अंदर डाला और वह लॉकेट खींच लिया। जैसे ही लॉकेट मेरे हाथ में आया, पूरे तहखाने में एक भयानक चीख गूंजी। वो मेरा है, उसे वापस दो। एडवर्ड की आवाज ऊपर की मंजिल से गूंजी। सीढ़ियों पर भारी कदमों की आवाज फिर शुरू हुई। इस बार वो आवाज बहुत गुस्से में थी। मैंने लालटेन की आखिरी रोशनी में लॉकेट खोला। उसके अंदर एक तस्वीर थी, एक औरत की और एक छोटे बच्चे की। तस्वीर के पीछे लिखा था, एडवर्ड, हमें घर ले चलो। तभी मुझे समझ आया, एडवर्ड हमें मारना नहीं चाहता था, वह हमें अपना परिवार बनाना चाहता था, ताकि वह उस अकेलेपन से बच सके जो उसे 70 सालों से खा रहा था। अंकुर, हमें इस लॉकेट को नष्ट करना होगा। यही उसकी रूह का कनेक्टिंग पॉइंट है। मैंने पत्थर उठाकर लॉकेट पर वार करना चाहा। तभी तहखाने का दरवाजा टूटकर गिरा। एडवर्ड वहां खड़ा था। उसका कद अब 7 फीट से भी ज्यादा था और उसके पिघले हुए चेहरे से अब खून की जगह वही काला तरल पदार्थ उबल रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे मुझे दे दो समय और मैं तुम्हें एक दर्द रहित मौत दूंगा, वरना तुम अगले 60 साल तक इस दीवार के अंदर जिंदा चुने जाओगे। अंकुर डर के मारे दीवार से चिपक गया। मैंने लॉकेट को कसकर पकड़ा और पत्थर उठाया। तुम्हें शांति चाहिए एडवर्ड, और शांति डर से नहीं मिलती। मैंने पूरी ताकत से पत्थर लॉकेट पर मारा। जैसे ही लॉकेट टूटा, एक सफेद रोशनी ने पूरे तहखाने को भर दिया। एडवर्ड का साया हवा में बिखरने लगा। घर का पत्थर पत्थर कांपने लगा। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा भूकंप आ गया हो। समय दरवाजा, अंकुर चिल्लाया। मैंने देखा कि तहखाने की एक दीवार ढह गई थी और वहां से बाहर की ठंडी, ताजी हवा अंदर आ रही थी। दूर क्षितिज पर सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी। हम मलबे के ऊपर से होते हुए बाहर की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखा तो वह नीलगिरी विला धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था। जैसे ही हम उस बंगले की बाड़ के बाहर पहुंचे, हम सड़क पर गिर पड़े। हमारे शरीर मिट्टी और खून से सने थे। हमने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई बंगला नहीं था। वहां सिर्फ एक पुराना, जला हुआ खंडहर था जो शायद दशकों पहले राख हो चुका था। विजय, विजय कहाँ है? अंकुर ने रोते हुए पूछा। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरे हाथ में विजय की वह घड़ी थी जो उसने सफर की शुरुआत में पहनी थी। वह घड़ी बंद हो चुकी थी। समय 2:14 पर रुका था। वही वक्त जब हमने पहली बार उस घर का दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। हम बच तो गए थे, पर हमने अपना एक हिस्सा वहीं छोड़ दिया था। सूरज निकल आया था, कसौली की वादियां अब मुस्कुरा रही थी, पर हमारे लिए वो मुस्कुराहट एक लाश के कफन जैसी थी। लेकिन जैसे ही हम सड़क पर चलने लगे, मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। समय रुको, मुझे अकेला मत छोड़ो। वह आवाज विजय की थी। पर जब हमने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ वह जला हुआ खंडहर था। अचानक मेरे कोट की जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। मैंने हाथ डाला तो मेरा दिल बैठ गया। मेरी जेब में वही पीतल का हैंडल था जो उस घर के मुख्य दरवाजे पर लगा था, और उस हैंडल पर ताजा खून लगा था। वह पीतल का हैंडल मेरी जेब में किसी दहकते अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। 1990 की उस सुबह ने हिमाचल की पहाड़ियों को सुनहरी रोशनी से भर दिया था, लेकिन हमारे भीतर सिर्फ स्याह अंधेरा था। मैं और अंकुर लड़खड़ाते हुए मुख्य सड़क तक पहुंचे। हमारे कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर राख जमी थी, और आंखों में वह खौफ था जिसे कोई शब्द बयान नहीं कर सकता था। समय, हमें पुलिस के पास जाना होगा। हमें उन्हें विजय के बारे में बताना होगा, अंकुर ने सिसकते हुए कहा। उसकी आवाज में अब भी वह कपकपी थी जो नीलगिरी विला की देन थी। मैंने जेब से वह हैंडल निकाला। धूप की रोशनी में वह और भी भयानक लग रहा था। उस पर लगा खून अब सूखकर काला पड़ चुका था, लेकिन उसकी गंध अब भी वही गंधक जैसी थी। मैंने उसे सड़क किनारे गहरी खाई में फेंक दिया। पुलिस को क्या बताएंगे अंकुर, कि हमारा दोस्त एक ऐसे घर में गायब हो गया जो अस्तित्व में ही नहीं है, कि वह एक हिलती हुई कुर्सी का हिस्सा बन गया। मैंने शून्य में देखते हुए कहा। हम जैसे तैसे बस स्टैंड पहुंचे और दिल्ली की पहली बस पकड़ ली। पूरे रास्ते हम एक शब्द भी नहीं बोले। बस की खिड़की से बाहर भागते ऊंचे पहाड़ों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे हमें विदा नहीं कर रहे, बल्कि हमारा पीछा कर रहे हो। दिल्ली पहुंचने के बाद हम अपने अपने घरों में दुबक गए। विजय के घर वालों को हमने क्या बताया, वह आज भी मेरे सीने पर एक बोझ है।
हमने कहा कि पहाड़ की एक ढलान पर पैर फिसलने से वह गहरी खाई में गिर गया और तेज बहाव वाली नदी उसे बहा ले गई। पुलिस ने तलाश की, लेकिन पहाड़ों की उन गहराइयों में कुछ नहीं मिला। विजय को लापता घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। दिल्ली की सर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। मुझे लगा था कि वक्त के साथ नीलगिरी विला की यादें धुंधली पड़ जाएंगी, लेकिन वह घर मेरे साथ दिल्ली आ गया था। रात के ठीक 2:14 पर मेरी नींद खुलती। हमेशा मेरा कमरा, जो मेरा अपना था, अचानक पराया लगने लगता। मुझे महसूस होता कि मेरे बिस्तर के नीचे की जमीन ठोस कंक्रीट की नहीं, बल्कि पुरानी सड़ती हुई लकड़ी की बनी है। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ हवा में ही ठिठक गया। दरवाजे का हैंडल, वह मेरे कमरे का साधारण गोल हैंडल नहीं था। वह वही नक्काशीदार पीतल का हैंडल था जिसे मैंने हिमाचल की खाई में फेंक दिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा कमरा बदल चुका था। मेरे पलंग की जगह वही पुरानी मखमली कुर्सी रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। विजय, मेरी आवाज फटी हुई निकली। कुर्सी पर कोई बैठा था। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसका एक हाथ गायब था। वह मेरी तरफ मुड़ा। वह विजय ही था, लेकिन उसकी त्वचा अब लकड़ी के रेशों जैसी दिख रही थी। समय, तुमने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया, विजय की आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। अगले दिन मुझे अंकुर की माँ का फोन आया। वह जोर जोर से रो रही थी। समय बेटा, जल्दी आओ। अंकुर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। वह 2 दिन से बाहर नहीं आया है और अंदर से अजीब आवाजें आ रही है। मैं बदहवास होकर अंकुर के घर भागा। उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। हम सब ने मिलकर धक्का दिया, चिल्लाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अंत में हमने कुल्हाड़ी से दरवाजा तोड़ने का फैसला किया। जैसे ही दरवाजे पर पहली चोट पड़ी, अंदर से एक जोरदार चीख सुनाई दी। वह अंकुर की आवाज थी, पर उसमें एक और भारी आवाज मिली हुई थी, एडवर्ड की आवाज। दरवाजा टूटा। हम सब अंदर घुसे, लेकिन वहां जो था उसे देखकर अंकुर की मां बेहोश हो गई। अंकुर कमरे के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन वह जमीन पर नहीं था। उसका आधा शरीर दीवार के अंदर धंसा हुआ था, जैसे दीवार उसे निगल रही हो। वह ईंटें और पलस्तर उसके मांस के साथ एक हो चुके थे। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। समय, अंकुर ने मेरी तरफ देखा। वह दरवाजा, वो अब हमारे अंदर खुलता है। अंकुर के मुंह से वही काला तरल पदार्थ बाहर निकला और देखते ही देखते वह पूरी तरह दीवार का हिस्सा बन गया। अब वहां सिर्फ एक सपाट दीवार थी, जिस पर अंकुर के चेहरे की एक हल्की सी आकृति उभरी हुई थी। मैं समझ गया था कि एडवर्ड ने हमें छोड़ा नहीं था। वह लॉकेट तोड़ना सिर्फ एक छलावा था। उसने हमें उस घर का हिस्सा बना दिया था, और अब वह हमें एक एक करके वापस बुला रहा था। मैं अपने घर वापस आया। मैंने देखा कि मेरे घर की हर दीवार पर अब छोटी छोटी दरारें पड़ रही थी। उन दरारों से चीड़ के जंगलों की महक आ रही थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी गर्दन पर वही काला निशान अब गहरा हो चुका था। मैंने तय कर लिया कि मैं अंकुर जैसा अंजाम नहीं भुगतूंगा। मैं दूसरों के लिए खतरा नहीं बनूंगा। मैंने अपना सारा सामान समेटा और वापस हिमाचल की ओर निकल पड़ा। लोगों ने कहा मैं पागल हो गया हूं, पर मुझे पता था कि मुझे कहां जाना है। मैं फिर से उसी जगह खड़ा था जहां कभी नीलगिरी विला हुआ करता था। वहां अब सिर्फ जला हुआ मलबे का ढेर था। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। शाम के साए गहरे हो रहे थे। मैंने मलबे के बीच में वही पुरानी कुर्सी देखी। वह अब भी वही थी, सुरक्षित। मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। अचानक मेरे सामने वही भारी सागवान का दरवाजा खड़ा हो गया। वह हवा में बिना किसी सहारे के टिका था। तुम वापस आ गए समय। एडवर्ड का साया मेरे पीछे खड़ा था। इस बार वह डरावना नहीं लग रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सा अपनापन था। तुमने कहा था कि दरवाजा अंदर से नहीं खुलता, मैंने शांत स्वर में कहा। हाँ, क्योंकि बाहर कुछ बचा ही नहीं है। दुनिया एक भ्रम है समय। असली हकीकत ये घर है। एडवर्ड ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। मैंने देखा कि मेरा शरीर अब धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहा था। मेरे पैर जड़ें बनकर जमीन में धंस रहे थे। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था।
वही सुकून जिसका वादा विजय के रिश्तेदार ने किया था। मैंने सामने देखा, दरवाजा धीरे से खुला। अंदर विजय और अंकुर खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। उनके पीछे वही सुनहरी रोशनी थी। आ जाओ समय, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। मैं उठा और उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, मैंने पीछे मुड़कर देखा। बाहर की दुनिया, हिमाचल की पहाड़ियां, 1990 का वह दौर, सब कुछ एक पुरानी तस्वीर की तरह धुंधला होकर गायब हो गया। दरवाजा बंद हो गया। अब वहां कोई हैंडल नहीं था, न अंदर न बाहर। आज भी अगर आप कसौली के उन घने जंगलों में भटक जाएं, तो आपको एक पुरानी नेम प्लेट मिल सकती है, जिस पर नीलगिरी विला लिखा होगा। स्थानीय लोग कहते हैं कि वहां कभी कभी रात के सन्नाटे में 3 दोस्तों के हंसने की आवाजें आती हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हें वहां कोई बंगला दिखे जिसका दरवाजा खुला हो, तो अंदर मत जाना, क्योंकि वह घर मेहमानों का स्वागत तो करता है, पर उन्हें विदा करना भूल जाता है। वहां का दरवाजा अंदर से कभी खुलता ही नहीं।